प्रीवियस क्लास के अंदर फोर बीरिंग, बैक बीरिंग, लोकल अट्रैक्शन, डिप एंगल, क्लियर, ये सारी चीजें हमने समझी थी। कैसे कैलकुलेट करते हैं बैक बीरिंग से फोर बीरिंग और फोर बीरिंग से बैक बीरिंग, क्लियर, ये सारी चीजें हमने समझी थी। लोकल अट्रैक्शन हमने समझा था, इंक्लूडेड एंगल हमने समझा था, क्लियर, कि इंक्लूडेड एंगल हमारा क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखे थे। चलो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक न्यूमेरिकल से, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हमें बीरिंग दी गई है, क्या दी गई है, अगर हमें बीरिंग गिवन है तो हम उस बीरिंग की हेल्प से कैसे इंक्लूडेड एंगल को फाइंड आउट करें। ठीक है, होप सो रिवाइज करके आए होंगे आप लोग अच्छे से। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल के अगर मैं कॉन्सेप्ट आपसे थोड़े से पूछूं तो बताओ जरा, क्या कहलाता है इंक्लूडेड एंगल? एक्सटीरियर एंगल आपका कब एज अ इंक्लूडेड एंगल कंसीडर किया जाता है, और आपका जो इंटीरियर एंगल होता है वो कब आपका इंक्लूडेड एंगल आप कंसीडर करते हो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैंने आपको जैसा कि यहाँ पे बोला हुआ है कि हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल से। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट इंक्लूडेड एंगल्स फ्रॉम बीरिंग। हम बीरिंग से कैसे इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट करें। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि कैलकुलेटिंग इंटीरियर एंगल ऑफ एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स इन कंपास सर्वेइंग। जब हम कंपास सर्वेइंग की बात करते हैं तो हमें इंटीरियर एंगल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इंटीरियर एंगल। क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है इंटीरियर एंगल, क्लियर, इससे एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हमें यहाँ पे बोला गया है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज हमारा ट्रैवर्स यहाँ पर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, लिखा हुआ है द फॉलोइंग बीरिंग वर नोटेड डाउन विथ अ कंपास इन एन एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्लोज्ड ट्रैवर्स। एक क्लोज्ड ट्रैवर्स है जिसकी मुझे डिफरेंट डिफरेंट बीरिंग दी गई है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, बीरिंग भी अपने को जो देके रखी हुई है वो कौन सी बीरिंग यहाँ पे देके रखी हुई है, फोर बीरिंग देके रखी हुई है। कौन सी बीरिंग देके रखी हुई है, फोर बीरिंग अपने को यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो फोर बीरिंग गिवन है, लाइंस यहाँ पे दी गई हैं ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ए, क्लियर। वो ये सारी बीरिंग्स इसकी दी गई हैं। जैसे ए बी लाइन की बीरिंग की बात करूं तो 112 डिग्री 30 मिनट आपको देके रखी हुई है, बीसी की 27 डिग्री 15 मिनट, सीडी की 276 डिग्री 0 मिनट, डीई की जो आपको फोर बीरिंग देके रखी हुई है वो देके रखी हुई है 187 डिग्री 45 मिनट, और ईए की जो आपको फोर बीरिंग देके रखी हुई है 118 डिग्री और 30 मिनट्स, क्लियर। ये आपको फोर बीरिंग देके रखी हुई है, क्लियर। तो यही बोला है हाउ टू कैलकुलेट इंक्लूडेड एंगल फ्रॉम बीरिंग, क्लियर। जो हमें बीरिंग दी गई है उससे हम इंक्लूडेड एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जब भी हम इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट करने की बात करते हैं आपको चार पॉइंट याद रखने हैं, इजीली आप इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर। तो ये जो पॉइंट आपके हैं, रिमेम्बर पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या रखना है, सबसे पहले देखो फॉलोइंग आर द 4 पॉइंट्स और रूल टू बी नॉन बिफोर कंप्यूटिंग द इंटीरियर एंगल, क्लियर। जब भी हम इंटीरियर एंगल को कैलकुलेट करेंगे तो ये चार पॉइंट हमें पता होना चाहिए। चार पॉइंट क्या बोलते हैं, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर द एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स, अगर आपका जो ट्रैवर्स है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर ट्रैवर्स है तो हम इंक्लूडेड एंगल को कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इंक्लूडेड एंगल हमारा हो जाएगा फोर बीरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, जो भी हमारी नेक्स्ट लाइन होगी उसकी फोर बीरिंग, और उसमें से मुझे माइनस करना है बैक बीरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन, जो हमारी पीछे वाली लाइन है, प्रीवियस लाइन है, उसकी बैक बीरिंग को क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना है, क्लियर। कब, जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स होगा। ठीक है, अभी हमारा एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है
कि इफ आप बैक बीयरिंग इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, अगर आपकी बैक बीयरिंग जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा है तो हम उसमें से 180 को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। हम क्या कर देंगे उसमें से, हम उसमें से 180 को डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है, अगर बैक बीयरिंग आपकी 180 से कम है तो हम उसमें 180 को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 180 को ऐड कर देंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या है, फोर्थ, इफ द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल कम्स नेगेटिव, अगर आपके इंक्लूडेड एंगल की जो वैल्यू है वो आपको कैसी मिलती है, वो आपको नेगेटिव मिलती है। कैसी मिलती है, वो आपको नेगेटिव मिलती है, तो बी हैव टू एडेड 360 डिग्री, हम उसके अंदर 360 डिग्री को ऐड करेंगे। क्लियर, 360 डिग्री को ऐड करने के बाद टू कंप्यूट द एंगल इन द होल सर्कल बीयरिंग सिस्टम, और हम एंगल को होल सर्कल बीयरिंग सिस्टम के अंदर क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, रहेंगे 4 पॉइंट याद, इंपोर्टेंट पॉइंट आपके हैं ये 4। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये इंपोर्टेंट 4 पॉइंट आपके हैं, ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं जब भी हम बात करेंगे किसकी, इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट करने की। क्लियर, ये 4 पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, अब आप यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, अब जो हमको लाइंस देके रखी हुई थी उन लाइंस के बेसिस पर ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे अगर एवी लाइन की मैं बात करूं तो आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एवी लाइन में जो उसकी फोर बीरिंग है 112 डिग्री 30 मिनट आपको देके रखी हुई है। ठीक है, तो ये देखो 112 आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट से आपकी ये कनेक्ट हो गई है, आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लियर, कैसा जा रहा है, ये ट्रैवर्स आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये ट्रैवर्स कैसा आपका मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो बीयरिंग अपने को देके रखी है उस बीयरिंग के बेसिस पे अपन ने ट्रैवर्स को यहाँ पर बनाया हुआ है। क्लियर, जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से अपन ने उसी क्वाड्रेंट से लाइन को कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर, देखो फोर बीयरिंग अपने को देके रखी हुई है, लेकिन अपने को किसी भी लाइंस की यहाँ पे बैक बीयरिंग पता है क्या, नहीं पता है। तो भाई सबसे पहले तो आपको बैक बीयरिंग यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि फॉर द एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स, ये मैंने फिर से यहाँ पे थंब रूल जो आपका था इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट करने का कि भाई फोर बीयरिंग में से आपको बैक बीयरिंग को माइनस करना है। क्लियर, वो मैंने थंब रूल यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन अपने को क्या करना है, सबसे पहले बैक बीयरिंग को कैलकुलेट करना है। क्लियर, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर बैक बीयरिंग नहीं देके रखी हुई है। क्लियर, क्या नहीं देके रखी हुई है, बैक बीयरिंग नहीं देके रखी हुई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बैक बीयरिंग को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बैक बीयरिंग को कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सेकंड पॉइंट मतलब सॉरी, कैसे निकालेंगे, अरे कैसे निकालेंगे, कल की क्लास में पढ़ा था भाई। फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग का रिलेशन हमने जो पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था हमने, दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो उसी की बेसिस फोर बीयरिंग देके रखी हुई है, बैक बीयरिंग अपने को निकाल लेना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल ए की। ठीक है, अगर आप ये फिगर देखो यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंक्लूडेड एंगल हो गया। इसी को तो अपने को क्या करना है, इसी को अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी को क्या करना है, इसी को अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे भाई इसको, हाँ कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो आप यहाँ पे, तो एंगल ए अपने को निकालना है, तो एंगल ए पे मैं क्या लिखूंगा, फोर बीयरिंग ऑफ लाइन ए बी। देखो यहाँ पे लिखा है फोर बीयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। क्लियर, तो अगर ये ट्रैवर्स की मैं बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं इस एंगल ए की, तो इस एंगल ए के लिए ए वाली जो लाइन होगी डेट इज द नेक्स्ट लाइन। ये आपकी क्या होगी, ये आपकी नेक्स्ट लाइन होगी। और ये जो ए ई है आपकी, ये आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी प्रीवियस लाइन। ये आपकी क्या होगी, ये आपकी प्रीवियस लाइन होगी इस एंगल ए के लिए, और ये आपकी क्या होगी, नेक्स्ट लाइन होगी। तो इस नेक्स्ट लाइन ए बी की आपको फोर बीयरिंग लिखना है, और ए ई की आपको क्या लिखना है, बैक बीयरिंग लिखना है। अब बैक बीयरिंग आपको निकालना है, तो बैक बीयरिंग आप कैसे निकालोगे, ठीक है।
बैक बीयरिंग कैसे निकालोगे, तो जो फोर बीयरिंग है अगर 180 से कम है तो हम 180 को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 180 को ऐड कर देंगे, और अगर ये 180 से ज्यादा होती तो हम माइनस कर देते। क्लियर, यही करते थे बैक बीयरिंग में। ठीक है, तो देखो एंगल ए निकालना है तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया एंगल ए के लिए कि भाई फोर बीयरिंग ऑफ लाइन ए बी एंड बैक बीयरिंग ऑफ लाइन ई ए, यही लिखा। ठीक है, अब देखो एच फोर बीयरिंग ऑफ ई ए जो है वो लेस देन है आपकी 180 से, क्या है 180 से आपकी लेस देन है। ठीक है, क्या है आपकी 180 से आपकी लेस देन है। आप यहाँ फिगर में भी देखो 118 है। क्लियर, 118 है, ये आपकी क्या है, ये आपकी लेस देन है 180 से। ठीक है, 180 से लेस देन है, तो इस लाइन की जो हमारी बैक बीयरिंग होगी वो 180 डिग्री हम प्लस कर देंगे यहाँ पे। क्लियर, तो आप देखो यहाँ पे तो बैक बीयरिंग ऑफ लाइन ईए के लिए अपन ने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है 118 डिग्री 30 मिनट प्लस 180। क्लियर, ये आप कर दोगे। ठीक है, ये जैसे ही आपने इसको किया तो आपकी यहाँ पे क्या निकल के आ गई है, आपकी यहाँ पे निकल के आ गई है बैक बीयरिंग। भाई क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई है आपकी बैक बीयरिंग ऑफ लाइन ई ए। ठीक है, ई लाइन की बैक बीयरिंग आपकी आ गई है 298 डिग्री 30 मिनट्स। क्लियर, तो फोर बीयरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस बैक बीयरिंग ऑफ लाइन ई ए, तो आपने इसके अंदर ये वैल्यू को पुट कर दिया, क्या कर दिया, ये वैल्यू को पुट कर दिया दोनों की। देखो फोर बीयरिंग ऑफ लाइन ए बी कितनी देके रखी है 112 डिग्री 30 मिनट्स, ये रख दिया, और जो बैक बीयरिंग आई वो रख दिया। अब जो आपका इंक्लूडेड एंगल है, देखना यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू जो आपकी है वो नेगेटिव वैल्यू आपको मिली। कैसी वैल्यू आपको मिली, आपको वैल्यू मिली नेगेटिव। ठीक है, अगर ये वैल्यू कैसी आपको मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, और नेगेटिव वैल्यू जब मिलती है तो मैंने आपको फोर्थ रूल जो अभी बताया था, आप देखो यहाँ पे फोर्थ रूल बताया था कि भाई इंक्लूडेड एंगल अगर नेगेटिव आता है तो हमें 360 डिग्री उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे नेगेटिव आता है तो हमने क्या किया 360 को यहाँ पे ऐड कर दिया। कितना कर दिया, 360 को ऐड कर दिया। ठीक है, ये 360 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 360 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 174 डिग्री। क्लियर, तो हमारा जो एंगल ए निकल के आया है, एंगल ए निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, वो निकल के आया है अपना जस्ट अ मिनट। ठीक है, कितना निकल के आया 174 डिग्री हमारा यहाँ पर निकल के आ गया है। तो ये हमारा एंगल ये इंक्लूडेड निकल आया है। सिमिलरली हम सारे एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर एंगल बी की मैं बात करूं तो एंगल बी के लिए आप क्या बोलोगे, देखो आपका ये फिगर है, एंगल बी के लिए क्या बोलोगे, ये आपकी ये जो आपका है ये आपका एंगल बी रहेगा। क्लियर, एंगल बी रहेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो कि भाई जो ये है हमारी नेक्स्ट लाइन है, ये हमारी प्रीवियस लाइन है। क्लियर, तो नेक्स्ट लाइन की फोर बीयरिंग 27 डिग्री 15 मिनट हो जाएगी। इसकी बैक बीयरिंग आप निकाल सकते हो, ये भी आपकी क्या है, आपकी हो रही है 180 से कम, तो 180 को इसके अंदर ऐड कर दो। क्लियर, तो आप देखो सेम अपन ने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि भाई अगर मुझे एंगल ये निकालना है तो फोर बीयरिंग हम यहाँ पे लाइन बीसी मतलब नेक्स्ट लाइन जो हमारी है, ठीक है, एक बार मैं बता चुका हूँ आपको, नेक्स्ट लाइन हमारी बीसी है, और जो हमारी बैक बीयरिंग है वो लाइन एबी की हमें चाहिए। फोर बीयरिंग हमारी 180 से कम है तो हम 180 को ऐड कर देंगे, तो 112 में हमने 180 को ऐड किया, तो जैसे ही 180 को ऐड हमने किया यहाँ पर हमें बैक बीयरिंग निकल के आ गई है। क्लियर, ये हमारी क्या निकल के आ गई है, ये हमारी बैक बीयरिंग आ गई है। ठीक है, बैक बीयरिंग जैसे ही आई हमने इसके अंदर क्या कर दिया, पुट कर दिया वैल्यू को, तो हमारा एंगल बी जो है वो एंगल बी यहाँ पे निकल के आ गया है। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया है, ये हमारा एंगल बी यहाँ पे निकल के आया है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि भाई जो एंगल बी आया है ये हमारा निकल के आया है नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव निकल के आया है तो इसके अंदर हम 360 को ऐड कर देंगे, और जैसे ही हमने 360 को ऐड किया हमारा एंगल बी यहाँ पे निकल के
आ गया है WCB सिस्टम के अंदर 94 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, ये आ गया। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन छोटा क्वेश्चन आपको आ सकता है, एक पर्टिकुलर एंगल निकलवा ले वो आपसे। क्लियर? तो अगर आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपको बहुत इजी होगा ये इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट करना। ठीक है, सिमिलरली हम एंगल सी को निकालेंगे, तो एंगल सी के लिए भी हम सेम लिखेंगे कि फोर बीयरिंग ऑफ लाइन CD माइनस बैक बीयरिंग ऑफ लाइन BC, यही लिखेंगे। हाँ देखो, इसको भी आप देख लो, डायग्राम अगर आप देखो तो एंगल सी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी नेक्स्ट लाइन हो गई CD, और ये हमारी जो लाइन हो गई ये हमारी हो गई प्रीवियस लाइन। अगर ये प्रीवियस लाइन आपकी हो गई है, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये प्रीवियस लाइन हो गई है, तो भाई BC की जो बीयरिंग है, फोर बीयरिंग, वो 180 से कम है, यही है 27 डिग्री 15 मिनट। इसमें 180 को आपने क्या कर दिया, 180 को आपने ऐड कर दिया, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका बैक बीयरिंग यहाँ पर निकल के आ गया है। ठीक है, क्या निकल के आ गया, बैक बीयरिंग आपका निकल के आ गया है। और बैक बीयरिंग जो आपका निकल के आया है वो कितना, ये आया है, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दोगे, ये जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके अंदर आपने वैल्यू को पुट किया, तो ये जो वैल्यू है आपकी 68 डिग्री 45 मिनट पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो भाई 360 को ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा एंगल सी आ गया है यहाँ पे निकल के, ये हमारा क्या निकल के आ गया है, ये हमारा एंगल सी यहाँ पे निकल के आ गया है 68 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंगल डी की, तो एंगल डी के लिए भी आप यही लिखोगे जो आपने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा हुआ है, तो भाई फोर बीयरिंग नेक्स्ट लाइन जो है उसकी लिखना है, और बैक बीयरिंग आपको प्रीवियस लाइन की लिखना है। ठीक है, लिख दोगे। इसके बाद भाई CD की जो बीयरिंग है 276, ये है 180 से ज्यादा, तो बैक बीयरिंग में हम 180 इसको घटा देंगे, तो ये 180 को हमने यहाँ पे घटा दिया। क्लियर, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा जो बैक बीयरिंग यहाँ पे निकल के आया है वो बैक बीयरिंग निकल के आया है 96। क्लियर, और इसको हमने जो ऊपर वाली वैल्यू फॉर्मूला था हमारा उसके अंदर हमने पुट कर दिया, तो हमारा एंगल डी निकल के आ गया यहाँ पे 91 डिग्री 45 मिनट। कितना निकल के आया, 91 डिग्री 45 मिनट, ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया है। क्या निकल के आया है, ये निकल के आया हमारा एंगल डी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो एंगल ई निकालेंगे, अब हम क्लियर एंगल ई निकालेंगे, तो वही लिखना है आपको, फोर बीयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बीयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, ये लिख दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है फोर बीयरिंग की डी लाइन की, वो भाई 180 से ज्यादा है, तो 180 को यहाँ पे माइनस कर दिया, 180 को माइनस कर दिया, तो हमारी बैक बीयरिंग यहाँ पर निकल कर आ गई है। ठीक है, ये हमारी क्या निकल के आई है, बैक बीयरिंग निकल के आई है। ऊपर वाली इक्वेशन में हम ये वैल्यू को पुट करेंगे, तो जैसी वैल्यू को पुट किया तो हमारा एंगल ई यहाँ पे निकल के आ गया है। क्लियर, क्या निकल के आ गया है, एंगल ई हमारा निकल के आ गया है। क्लियर, इस प्रकार से हमने पांचों अपने इंक्लूडेड एंगल को यहाँ पे क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। ये चीज आपको याद रखना है कि भाई ऐसे निकालना है, फोर बीयरिंग ऑफ लाइन ए माइनस बैक बीयरिंग ऑफ लाइन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो जो भी आपने यहाँ पे एंगल निकाले हुए हैं, जो भी आपने यहाँ पे एंगल निकाले हुए हैं, ठीक है, उनको अपन ने पुट कर दिया भाई हमारे क्लोज ट्रेवर्स के अंदर। तो एंगल ए हमारा 174 डिग्री निकला, बी एंगल निकला हमारा 94 डिग्री 45 मिनट, 68 डिग्री 45 मिनट हमारा निकला है सी, और डी निकला 91 डिग्री 45 मिनट, और ई निकला हमारा 110 डिग्री 45 मिनट। तो सारे ये हमारे इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। जैसे ही इंक्लूडेड एंगल को आपने यहाँ पे बनाया, अब हमें चेक करना है कि हमारा जो ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है या जो इंक्लूडेड एंगल हमने निकाले हुए हैं वो सही है या नहीं। क्लियर, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, चेक लगाओगे एक कि भाई आपका जो ट्रेवर्स बना वो सही बना है या नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे द टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जितने भी आपके इंटीरियर एंगल आए हुए हैं उनका आपको क्या करना है, टोटल सम निकालना है। ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पे क्या आए हुए हैं, इंटीरियर एंगल्स आए हुए हैं, सबका आप सम निकालोगे, सबकी वैल्यू आपने पुट की, आपका सम यहाँ पे जो निकल के आया है वो आया है 540। क्लियर, आपका सम कितना निकल के आया है, आपका सम यहाँ पे निकल के आया है 540। क्लियर, अब आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो आपका होता है वो क्या होता है, 2n-4 इंटू 90, यही होता है, इसके इक्वल आना चाहिए। क्लियर, ये चेक आपने पढ़ा था क्लोज ट्रेवर्स के लिए। क्लियर,
तो यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर, तो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 साइडेड आपका ये ट्रेवर्स यहाँ पर है। क्लियर, तो 5 साइडेड आपका ट्रेवर्स है, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 4 तो 6, 6 इंटू 90 तो 540। तो देखो ऊपर भी 540 आ रहा, ये चेक से भी 540 आ रहा है, मतलब आपकी जो कैलकुलेशन हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। ठीक है, कैलकुलेशन जो आपकी हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। ठीक है, याद रहेगा। तो कितना सिंपल है, देखो इंटीरियर एंगल निकालना या फिर इंक्लूडेड एंगल निकालना। क्लियर, तो इतना बड़ा न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन हाँ छोटा मोटा वो अगर उनको पूछना होगा फैक्चुअल बेसिस पर तो वो फैक्चुअल बेसिस पे आपको पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी प्रोसीजर यहाँ पर समझा दी है कि इंक्लूडेड एंगल को हम कैसे निकालते हैं। क्लियर, इंक्लूडेड एंगल को हम कैसे निकालते हैं और कैसे हम यहाँ पे चेक लगाते हैं। क्लियर, याद रहेगा ये क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक, जल्दी से थम्स अप करें। क्लियर है, चलो ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बोलूं तो आगे यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन हमने जो पढ़ा था। क्लियर, लोकल अट्रैक्शन हमने जो पढ़ा था, उस लोकल अट्रैक्शन का डिटेक्शन तो अपने को पता चल गया था कि भाई फोर बीरिंग और बैक बीरिंग आप ईच लाइन की निकालो, और अगर उनका डिफरेंस एग्जैक्ट 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो क्या होगा कि वो जो लाइन आपकी होगी या वो जो स्टेशन आपकी होगी वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड रहेगी। ठीक है, इतना अपन ने समझ लिया था। अब उसको हम एलिमिनेट कैसे करें। क्लियर, तो एलिमिनेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वे कैसे करेंगे, ठीक है, समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे due to local attraction significant amount of error can be occurs in compass survey observation and they will be same on all the bearings. Local attraction can be minimized using following methods. कहने का मतलब ये है कि भाई लोकल अट्रैक्शन की वजह से, लोकल अट्रैक्शन की वजह से कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एरर यहाँ पे क्या आ जाती है, आपकी डेवलप हो जाती है। क्लियर, क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एरर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, अकर्स हो जाता है। और उस एरर को अगर आपको क्या करना है, उस एरर को अगर आपको मिनिमाइज करना है तो कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बेसिस पर आप उस एरर को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैंने मेथड नंबर 1 लिखा हुआ है। देखो ये नाम आपको याद रखना है इन मेथड्स का कि कौन सी मेथड्स है जिससे हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं मेथड 1 की बात करूं तो मेथड 1 में क्या है, देखो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग। ये जो मेथड 1 आपकी है ये किस पर बेस्ड है, या डिफरेंस पर बेस्ड है कि भाई फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस जो आपका है वो कितना आ रहा है। किस पर बेस्ड है भाई, ये डिफरेंस पर बेस्ड है। याद रहेगा, पहली मेथड किस पर बेस्ड है, डिफरेंस पर बेस्ड है। क्या बोला इनने कि वी ऑलरेडी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग ऑफ अ लाइन विल बी 180 डिग्री। हमें पता है कि फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री हमारा होना चाहिए। ठीक है, हमारा डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इफ देयर इज नो एरर्स इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में अगर कोई भी एरर नहीं है तो डिफरेंस 180 होगा। सो बेस्ड ऑन दिस एरर फ्री ऑब्जर्वेशन ऑफ बीरिंग करेक्शन फॉर अदर लाइंस कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर, हम फ्री ऑब्जर्वेशन ऑफ बीरिंग यहाँ पे करेंगे और अदर लाइंस में हम करेक्शन यहाँ पे देंगे। जैसे however if there is no two bearing has a difference of 180 degree, we can calculate the correction from the mean value of that bearing which may have least error. Clear, हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, मीन वैल्यू ऑफ बीयरिंग को फाइंड आउट करेंगे
क्लियर, उन लाइंस के लिए जहां पे आपको लीस्ट एरर देखने को मिल रही है। क्लियर, मतलब डिफरेंस जो आपका आ रहा है वो कम से कम आ रहा है। उन उन दो लाइंस की आपकी जो बीयरिंग होगी उनकी मीन वैल्यू को आप यहाँ पर निकाल लोगे। क्लियर, क्या कर लोगे, मीन वैल्यू को आप निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मेथड नंबर 2 आप देखो, मेथड नंबर 2 के अंदर आप क्या करोगे। ठीक है, मेथड नंबर 2 के अंदर आप क्या करोगे, तो मेथड नंबर 2 में आप देखोगे यहाँ पे, मेथड नंबर 2 में आप देखोगे क्या है, दिस मेथड इज मोर फास्टर मेथड फॉर अप्लाइंग करेक्शन। ये जो सेकंड मेथड आपकी है यह बहुत फास्ट मेथड होती है करेक्शन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, करेक्शन अप्लाई करने के लिए आपकी ये जो मेथड होती है बहुत फास्ट मेथड होती है। यह बेस्ड किस पर होती है, ये बेस्ड होती है आपकी, दिस इज बेस्ड ऑन द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्लोज्ड ट्रैवर्स। क्लोज्ड ट्रैवर्स के अंदर जो आपके इंटीरियर एंगल फॉर्म हुए हैं उन इंटीरियर एंगल्स पर यह मेथड आपकी क्या होती है, बेस्ड होती है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये मेथड किस पर है, वो बीयरिंग पर बेस्ड थी, ये आपके इंटीरियर एंगल पर बेस्ड है। Clear? The interior angle measured will be correct on the basis of the fact that these angle are not affected by the local attraction। हम एक फैक्ट लेके चलते हैं कि भाई ये जो एंगल है हमारा लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंक्लूडेड एंगल जो आपका होता है उसमें आप को मैंने बोला भी था कि अगर लोकल अट्रैक्शन से आपकी जो लाइंस है या स्टेशन है वो अफेक्टेड है तो इंक्लूडेड एंगल में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही फैक्ट अपन लेके यहाँ पे चल रहे हैं। क्लियर, सो द सम ऑफ द टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्लोज ट्रैवर्स विल बी कितना होता है, 2n-4 इंटू 90 ये होता है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी अपन ने चेक पढ़ा भी हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, तो इफ देयर इज एनी एरर एग्जिट बोथ सम विल नॉट बी सेम। जैसे अगर मैं एक न्यूमेरिकल पे इस पे आता हूं तो ये देखो आपके सम दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर ये सम आपके इक्वल नहीं आते हैं, यही बोला, इफ देयर इज एनी एरर एग्जिस्ट बोथ सम विल नॉट बी सेम। अगर किसी भी टाइप की एरर यहाँ पर एग्जिस्ट करती होगी तो ये जो सम आपके हैं वो आपके इक्वल नहीं आएंगे। तो टोटल एरर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द एंगल्स इक्वली। हम इक्वली इन एंगल्स में वो एरर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एरर को क्या कर देंगे, एरर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, एरर को हम क्या कर देंगे, total error can be distributed amongst the angles equally because equal error will occurs on each interior angle। क्लियर, क्योंकि हर एक एंगल पर आपकी क्या आ रही होगी, इक्वल एरर यहाँ पर डेवलप हो रही होगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बीयरिंग which has a difference in fore bearing and back bearing is 180, we can calculate other corrected bearing। क्लियर, तो भाई जिस लाइन की बीयरिंग हमारी एग्जैक्ट 180 डिग्री डिफरेंस आ रहा होगा बीयरिंग्स में, हम वहां से स्टार्ट करेंगे और बाकियों को भी कैलकुलेट करते जाएंगे। क्लियर, तो ये दो मेथड हमारे पास होती हैं जिनके बेसिस पर हम लोकल अट्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, लोकल अट्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कंपास की। हमने पूरा कंपास सर्वेइंग यहाँ पे पढ़ लिया है और अभी तक हमने कंपास की बात तो की है लेकिन हमने डिटेल में कंपास को डिस्कस नहीं किया है कि कंपास होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। कंपास की अगर मैं बात करूं तो कंपास आपका एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट होता है और यूज किया जाता है आपका किस लिए, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल एंड द बीयरिंग ऑफ लाइन ऑफ साइट। क्लियर, किसके लिए यूज किया जाता है भाई, इसको यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, इसलिए यूज किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है भाई मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। आपको हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करना है या फिर आपको बीयरिंग ऑफ लाइन ऑफ साइट को मेजर करना है। क्लियर, क्या करना है, बीयरिंग ऑफ लाइन ऑफ साइट को मेजरमेंट करना है। तो आप कंपास का वही जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है उसको मेजर करना है तो वो कंपास का यूज करते हो। क्लियर, मैग्नेटिक कंपास यूज्ड इन कंपास ट्रैवर्जिंग। जब भी हम कंपास ट्रैवर्जिंग की बात करते हैं तो हम मैग्नेटिक कंपासेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपासेस का हम यहाँ पे यूज करते हैं जब भी हम कंपास ट्रैवर्जिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कंपास ट्रैवर्जिंग की हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक कंपास का
हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर। अब जब हम कंपास का यूज करते हैं तो इसके अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट देने पड़ते हैं। क्लियर। क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट देना पड़ता है। अब एडजस्टमेंट जो आपके होते हैं वो होते हैं दो टाइप की, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। परमानेंट मतलब कि एक बार अगर आपने फिक्स कर दिया, क्लियर, एक बार आपने अगर एडजस्टमेंट दे दिए तो अब आप जब तक सर्वे करोगे तब तक आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो टेम्पररी में क्या होता है कि जब जब आप अपने कंपास को सेट अप करोगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पर, तब तब आपको वो एडजस्टमेंट देने पड़ेंगे। तो टेम्पररी का मतलब आप जनरली समझते हो और परमानेंट का भी आप समझते हो। परमानेंट मतलब एक बार दे दिए तो अब लास्ट तक आपको बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं देना है। टेम्पररी मतलब क्या होता है आपका कि एक बार दिया, अगली बार फिर सेट किया तो अगली बार फिर देना है, उसके अगली बार फिर से आपको देना है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? टेम्पररी एडजस्टमेंट कहलाते हैं। क्लियर। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टेम्पररी एडजस्टमेंट की मैं बात करूं तो क्या होता है? टेम्पररी एडजस्टमेंट आर ऑल्सो नॉन स्टेशन एडजस्टमेंट। हम इसको स्टेशन एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। क्योंकि हर स्टेशन, जैसा अभी मैंने आपको बोला, हर स्टेशन पे आपको देना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? हर स्टेशन पर आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। अब आप यहां पे देखो, दीज एडजस्टमेंट आर मेड एट एवरी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हर सेटअप, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करोगे ये एडजस्टमेंट आपको देने पड़ेंगे। अभी आगे अपन बात करेंगे कि वो एडजस्टमेंट होते क्या है। क्लियर। जैसे दीज एडजस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट टू द ट्राइपॉड। क्लियर। सबसे पहला आपका जो टेम्पररी एडजस्टमेंट आता है वो आता है कि भाई ट्राइपॉड के ऊपर आपको इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है? फिक्स करना है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आता है कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट आपने सेट किया हुआ है उसकी सेंटरिंग करना। क्लियर। अगर मैं उसके बाद नेक्स्ट बात करूं तो उस इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग करना। ये जो आपके हैं तीन यहाँ पे मार्किंग मैंने की है। पहला फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट टू द ट्राइपॉड, ये आपका एक टेम्पररी एडजस्टमेंट है। सेंटरिंग ये दूसरा एडजस्टमेंट है और ये लेवलिंग आपका तीसरा एडजस्टमेंट है। मतलब तीन एडजस्टमेंट आपको ये देना है और ये आपके कौन से एडजस्टमेंट होते हैं? ये आपके टेम्पररी एडजस्टमेंट होते हैं। क्लियर। Whenever the instrument is shifted to other station, the temporary adjustment are changed and they have to be repeated। यही फिर से आप अगली स्टेशन पे जाओगे तो फिर से आपको ट्राइपॉड पे फिक्स करना है, सेंटरिंग करना है और उसकी लेवलिंग आपको करना है। क्लियर। तो हमारे टेम्पररी एडजस्टमेंट की हम बात करें तो ये तीन हमारे टेम्पररी एडजस्टमेंट होते हैं। इसको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे कि भाई इसमें से टेम्पररी एडजस्टमेंट कौन से हैं जो आप कंपास को देते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें परमानेंट एडजस्टमेंट की। तो परमानेंट एडजस्टमेंट में आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया था कि परमानेंट एडजस्टमेंट वंस मेड जनरली लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दीज नीड नॉट बी रिपीटेड फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। यही मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर आपने इसको दे दिया, क्लियर, एक बार अगर आपने परमानेंट एडजस्टमेंट दे दिए तो फिर आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी किसकी? इन एडजस्टमेंट को देने की। ठीक है। इन एडजस्टमेंट को देने की बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। फिर क्या बोला कि द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर जनरली डन इन द लेबोरेटरी और वर्कशॉप बाय स्किल्ड पर्सन। क्लियर। ये चीज आपको याद रखना है कि परमानेंट एडजस्टमेंट जो होते हैं वो आपको नहीं करना है, वो लेबोरेटरी में आप कराते हो। जैसे आपने बोला होगा ना, अगर कभी आप प्राइवेट साइट पे काम करने के लिए गए होगे, क्लियर, तो वहां पे जनरली आपने सुनी होगी कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेशन के लिए गया हुआ है। किसके लिए गया है? कैलिब्रेशन के लिए गया हुआ। तो वो कैलिब्रेशन के लिए जो गया हुआ है ना, वो ये परमानेंट एडजस्टमेंट के लिए ही गया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, the permanent adjustment are required to ensure that various components of the instrument are in the proper adjustment such that they perform the function properly। क्लियर। परमानेंट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो प्रॉपरली फंक्शन तो कर रहे हैं, मतलब प्रॉपरली चल तो रहे हैं। क्लियर। अगर प्रॉपरली नहीं चल रहे होंगे तो वहां पे एरर आपकी डेवलप होगी अगर आप उससे सर्वे करोगे तो। ये हमारा परमानेंट एडजस्टमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे ले कि इन अ सर्वेयर कंपास, हम सर्वेयर कंपास यहाँ पे ले रहे हैं
तो इन अ सर्वियर कंपास इफ द मैग्नेटिक निडल इज नॉट स्ट्रेट, हमारी जो मैग्नेटिक निडल है वो स्ट्रेट नहीं है, एंड सेंसिटिव, क्लियर, द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द निडल विल बी रिक्वायर्ड। अगर हमारी जो सर्वियर कंपास के अंदर निडल यूज होती है अगर वो प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है तो भाई वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। ये आपका परमानेंट एडजस्टमेंट का एक टाइप हो गया है, क्लियर। तो परमानेंट एडजस्टमेंट मतलब एक बार अगर आपने दे दिए तो आप लॉन्ग टाइम तक उससे काम चला सकते हो, ठीक है। बट टेम्पररी जो आपके एडजस्टमेंट होते हैं ना वो आपको एवरी सेटअप पे देना पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो कंपास हमारा होता है वो जनरली हमारा दो टाइप का होता है। कंपास कितने टाइप का होता है, दो टाइप के हमारे कंपास होते हैं। ये ऑलरेडी नाम तो आपने पहले भी सुन चुके होंगे, एक सर्वेयर कंपास होता है, एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है। जब हमने डब्ल्यूसीबी सिस्टम और क्यूबी सिस्टम पढ़ा था वहां पे मैंने आपको बताया था कि किस सिस्टम के अंदर कौन सा कंपास आपका ग्रेजुएटेड होता है, क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे सर्वेयर कंपास की, कि सर्वेयर कंपास आपका होता क्या है, ठीक है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बेसिस पे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट हो और इसी थ्योरेटिकल पॉइंट से आपके डायरेक्ट फैक्चुएट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट देखो आप, इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास और एल्यूमिनियम सर्कुलर बॉक्स, क्लियर। इसके अंदर ब्रास का या फिर एल्यूमिनियम का एक सर्कुलर बॉक्स होता है जिसका डायामीटर करीब 150 mm होता है, क्लियर। कितना mm डायामीटर होता है, 150 mm का डायामीटर होता है। बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि भाई जो ब्रास और एल्यूमिनियम का सर्कुलर बॉक्स होता है सर्वियर कंपास में उसका डायामीटर कितना होता है, 150 mm होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ग्रेजुएटेड रिंग इज डायरेक्टली फिक्स्ड टू द बॉक्स। जो रिंग आपकी होती है ग्रेजुएटेड जिसपे मार्किंग होती है, अभी 3 डायग्राम दिखाऊंगा उसके अंदर बताऊंगा कि जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो डायरेक्टली आपकी किसके ऊपर फिक्स होती है, बॉक्स के ऊपर। इट्स क्लियर, विच गवर्न द साइज ऑफ द कंपास। जो क्या बताता है, साइज ऑफ द कंपास बताता है। नॉर्मली डेट इज इन द रेंज ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर, क्लियर। नॉर्मली इस ग्रेजुएटेड रिंग की जो साइज होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, बट कैन एक्सटेंडेड अप टू 5 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, क्लियर। ये 5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। देखो कलरफुल जो डेटा यहाँ पे मार्क किया गया है ना, आप इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे क्या है, द ग्रेजुएशन इज मार्क्ड इन डिग्री एंड हाफ डिग्री। जो उस ग्रेजुएटेड रिंग के ऊपर ग्रेजुएशन होगा, जो मार्किंग होगी, या तो वो डिग्री में मार्क होगी और हाफ डिग्री में मार्किंग होगी, क्लियर। किसमें होगी, डिग्री में मार्क होगी और हाफ डिग्री में मार्किंग होगी। द मैग्नेटिक निडल इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक स्टील, क्लियर। जो मैग्नेटिक निडल हमारी होती है वो मैग्नेटिक स्टील की बनी हुई होती है। दैट स्विंग्स फ्रीली ओवर अ ब्रास सर्कल। जो हमारा ब्रास का सर्कल होता है, ग्रेजुएटेड रिंग जो लिखा है ना, ब्रास का जो सर्कल हमारा होता है वो उसके ऊपर फ्रीली क्या होती है, मूव करती है, क्लियर। अ स्मॉल मेटल राइडर और sliding weight is provided on the needle to counteract the effect of dip, क्लियर। जो डिप का इफेक्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उस निडल के ऊपर राइडर या फिर स्लाइडिंग वेट आपका क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर। किस लिए, इफेक्ट ऑफ डिप को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। डिप एंगल में आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। The rider can be slide along the needle so that the needle lies in a horizontal plane, clear। तो along the needle आपका जो राइडर है वो स्लाइड करता है जिससे जो आपकी निडल होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनी हुई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सर्वेयर कंपास इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वाड्रेंटल बीयरिंग, क्लियर। हम सर्वियर कंपास का यूज करते हैं क्वाड्रेंटल बीयरिंग को मेजर करने के लिए। द लीस्ट काउंट ऑफ सर्वियर कंपास इज 15 मिनट। हमारा जो सर्वियर कंपास होता है उसका लीस्ट काउंट कम से कम कहां तक मेजर कर सकता है, 15 मिनट तक वो बीयरिंग को मेजर कर सकता है। कहां तक कर सकता है, 15 मिनट तक बीयरिंग को मेजर कर सकता है। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लियर। ये जो लास्ट वाला लीस्ट काउंट वाला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि सर्वियर कंपास का लीस्ट काउंट कितना होता है, 15 मिनट होता है, क्लियर। 15 मिनट तक ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे,
ठीक है। ग्रेजुएशन इन दिस कंपास टू फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, यहाँ पे जो ग्रेजुएशन होता है ना वो 0 to 90 डिग्रीज का ग्रेजुएशन होता है। क्लियर विथ, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो अब आगे का जो पॉइंट बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। विथ 0 रिप्रेजेंट नॉर्थ और साउथ एंड 90 डिग्री रिप्रेजेंट ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये आपका ग्रेजुएशन जैसे रिंग हो गई है, ठीक है। और इस रिंग पर अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो 0 डिग्री आपका कहाँ पे होगा, 0 डिग्री नॉर्थ पे होगा। क्लियर। और 0 डिग्री आपका कहाँ पे होगा, साउथ पे होगा। क्लियर। और 90 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन जो आपका होगा वो ईस्ट पे होगा और 90 डिग्री का ही रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा, वेस्ट पे होगा। मतलब इस टाइप से आपका ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है। तो क्या होता है एग्जाम के अंदर इस टाइप के 4 आपको सर्कल बना दिए जाएंगे, वो बोला जाएगा इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो ये सर्वियर कंपास का हो गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो लाइंस अभी आपको बोली ना कि भाई फ्रॉम 0 to 90, ये तो आपको पता है, ये वाली लाइंस आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो 0 आप कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, और 90 आपका कहाँ रिप्रेजेंटेशन होगा। क्लियर। चलो, एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द नॉर्थ डायरेक्शन टू द ईस्ट इज रिटन एज 940 डिग्री ईस्ट। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्वाड्रेंटल बीयरिंग का। क्लियर, क्योंकि आप दोनों डायरेक्शन में मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, तो ये तो आपका सेम पॉइंट हो गया। It's a tool for calculating horizontal angle to determine the surveying line of sight bearing। क्लियर, ये आपका एक टूल होता है हॉरिजॉन्टल एंगल को निकालने के लिए या फिर लाइन ऑफ साइट ऑफ बीयरिंग आपको निकालने के लिए। क्लियर, यह एक सिंपल यूज होता है इसका। क्लियर, एज वेल एज ए पोर्टेबल भी है और लाइट वेट भी है। क्लियर, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो, लाइट एंड वेट आपका ये है, ठीक है। अगर ये डायग्राम इसका बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है, जो नंबरिंग आप देख रहे हो ना, नंबरिंग पे लिखा है नंबर 1 आपका बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 2 आपका लिफ्टिंग लीवर है, नंबर 3 आपका जो है ये पिवोट पॉइंट है जिसपे आपकी जो निडल और ग्रेजुएटेड वो होगा। सर्कुलर ग्रेजुएटेड आर्क आपका जो है वो आपका 4th नंबर वाला पॉइंट है, ठीक है, ये 4th नंबर वाला पॉइंट है। 5 नंबर आपका ग्लास टॉप को बता रहा है, ये ग्लास लगा हुआ है ऊपर। 6 नंबर का आपका साइट बैन है, क्लियर, ये साइटिंग के लिए। 7 आपका जेवल्स बीयरिंग आपकी है, 7 नंबर ये है आपका, ठीक है। 8 नंबर आपका लिफ्टिंग पिन है, क्लियर, 8 नंबर आपका क्या है, लिफ्टिंग पिन है, ये आपका लिफ्टिंग पिन यहाँ पे लगा हुआ है। 9 जो आपका है, 9 जो आपका है वो आपका मैग्नेटिक नीडल है। क्लियर, जो अभी राइडर मैंने बताया था वो 10 नंबर का पॉइंट ये राइडर है या स्लाइडर। क्लियर, मेटल पिन आपका 11 नंबर का ये मेटल पिन है और 12 नंबर का आपका क्या है, ऑब्जेक्ट पेन है, जहां से आप ऑब्जेक्ट को देखते हो, ठीक है। तो ये आपका सर्वियर कंपास यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर्वियर कंपास जो होता है, इस सर्वियर कंपास के अंदर आपको कौन कौन से एडजस्टमेंट देना है। तो सबसे पहले अपन टेम्पररी एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप 2 टेम्पररी एडजस्टमेंट आप देते हो जनरली। अगर पहला एडजस्टमेंट में बोलूं तो सेंटरिंग होता है और दूसरा आपका क्या होता है, लेवलिंग होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लेवलिंग होता है। सेंटरिंग का मतलब कि भाई जो आपने यहाँ पे कंपास रखा हुआ है सर्वियर कंपास, वो एग्जैक्ट आपका मार्क होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे सेंटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन पैग। यही मैंने आपको बताया ना कि एग्जैक्ट आपका मार्क होना चाहिए स्टेशन पर। सेंटरिंग का मतलब ये होता है। तो कभी कभी ये डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि सेंटरिंग का मतलब आपका क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो आपका है एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन आपका क्या होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। क्लियर, द सेंटरिंग इज डन बाय मूविंग द लेग ऑफ द ट्राइपॉड। आप कैसे इसको कर सकते हो डन। क्लियर, तो सबसे पहला तो आपका आ गया है क्या, मूविंग द लेग ऑफ ट्राइपॉड। ट्राइपॉड के लेग्स को आप फैला सकते हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इफ द कंपास हैज एन अरेंजमेंट फॉर अटैचिंग अ प्लम बॉब
अगर कंपास के अंदर आप प्लम बॉब को लगा सकते हो, क्योंकि प्लम बॉब आपका जो इंस्ट्रूमेंट था वो वर्टिकली आपका रिप्रेजेंट करता था, टूवर्ड्स द ग्रेविटी ही हमेशा रहेगा। क्लियर? तो आप प्लम बॉब की हेल्प से भी इसको क्या कर सकते हो, आप इसकी सेंटरिंग कर सकते हो। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि आप किससे कर सकते हो, प्लम बॉब की हेल्प से भी आप कर सकते हो। क्लियर? तो द सेंटरिंग इज कंसीडर व्हेन द प्लम बॉब इज एग्जैक्टली ओवर द पेग फिक्स्ड ऑन द स्टेशन। क्लियर? पेग के ऊपर अगर आपका प्लम बॉब एग्जैक्टली आ जाता है तो आप उसको क्या कर देते हो, आप उसको फिक्स कर देते हो। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है, अ कंपास डज नॉट नीड वेरी एक्यूरेट सेंटरिंग। कंपास के लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेट सेंटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, अनलाइक वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट सच एज थेडोलाइट। क्लियर? थेडोलाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई वहां तो आपको एग्जैक्ट चाहिए, प्रॉपर सेंटरिंग चाहिए। ठीक है? कंपास में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपका लेबलिंग होता है। अब लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि लेबलिंग इज रिक्वायर्ड सो दैट द ग्रेजुएटेड रिंग इज हॉरिजॉन्टल एंड इट्स स्विंगिंग फ्रीली ऑन द पेवोट। क्लियर? अब आप डायग्राम यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे पेवोट पॉइंट था। कौन सा था पेवोट पॉइंट? 3 नंबर आपका पेवोट पॉइंट था। इस पे आपकी जो निडल है या ग्रेजुएटेड रिंग आपकी जो है वो फ्रीली आपकी क्या होना चाहिए, मूव करना चाहिए। क्लियर? क्या होना चाहिए, फ्रीली आपकी मूव करना चाहिए। बोथ द एंड ऑफ द निडल शुड बी लेवल विथ द ग्रेजुएटेड रिंग। क्लियर? ग्रेजुएटेड रिंग के लेवल में होना चाहिए दोनों ही एंड आपके निडल के। क्लियर? इफ लेवलिंग स्क्रू एंड लेवल ट्यूब आर फिटेड टू द कंपास, द लेवलिंग इज अचीव्ड बाय मैनिपुलेटिंग द लेवलिंग स्क्रू। अगर कोई लेवल ट्यूब है, अगर कोई लेवल ट्यूब है या फिर कोई लेवलिंग स्क्रू आपके उसके अंदर अटैच है, तो हम उन स्क्रू को मैनिपुलेट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इस टाइप से घुमाते हैं उनको। क्लियर? तो उससे आप कर सकते हो। क्लियर? अगर किसी भी प्रकार का लेवलिंग स्क्रू आपका अटैच नहीं है आपके कंपास पे, तो द लेवलिंग इज डन बाय द बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट। हम किसके द्वारा करते हैं? बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट के द्वारा करते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखना है कि भाई अगर लेवलिंग स्क्रू नहीं है तो हम कौन सी मेथड यहाँ पे लेते हैं, हम बॉल एंड सॉकेट सॉकेट मेथड यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, अरेंजमेंट को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है? और अगर लेबलिंग आपका स्क्रू है तो उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है? आप उसको मैनिपुलेट करके लेवलिंग कर सकते हो। क्लियर? ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट परमानेंट एडजस्टमेंट की बात करूं तो परमानेंट एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं आपके सर्वेयर कंपास के अंदर। सबसे पहले देखो, एडजस्टमेंट ऑफ लेवल्स, लेवल्स में एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ साइड बेंच, एडजस्टमेंट फॉर सेंसिटिविटी ऑफ द निडल, एडजस्टमेंट फॉर द स्ट्रेटनेस ऑफ द निडल और एडजस्टमेंट ऑफ द पेवोट पॉइंट। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है कि परमानेंट एडजस्टमेंट कौन से होते हैं। अच्छा, ये जो परमानेंट एडजस्टमेंट आपके होते हैं कहाँ पे होंगे, ये आपके लेबोरेटरी में होंगे। कहाँ पे होंगे? ये आपके कहां पर होंगे, ये आपके लेबोरेटरी में होंगे। इतना आपको याद रखना है, कहां पे होंगे, लेबोरेटरी में होंगे। बस ये नाम आपको याद रखना है कि परमानेंट एडजस्टमेंट होते कौन कौन से हैं हमारे सर्वेयर कंपास में। ठीक है? चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा प्रिज्मेटिक कंपास आता है कि प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट नाम सुना हुआ है, डब्ल्यूसीबी सिस्टम के अंदर हमने इसको पढ़ा हुआ था। क्लियर? प्रिज्मेटिक कंपास इज अ मैग्नेटिक कंपास, ये आपका मैग्नेटिक कंपास होता है। इन विच देयर इज अ प्रिज्म फॉर टेकिंग ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर प्रिज्म का यूज किया जाता है ऑब्जर्वेशन को लेने के लिए। क्लियर? प्रिज्म देयर ठीक है, इसलिए हम इसको प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं। क्लियर? अब प्रिज्मेटिक कंपास इज पोर्टेबल, ये पोर्टेबल आपका ये भी होता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ हैंड इंस्ट्रूमेंट और कैन बी फिटेड ऑन अ ट्राइपॉड। क्लियर? ये आपका हैंड इंस्ट्रूमेंट भी होता है और ट्राइपॉड पे भी आप इसको फिट कर सकते हो। मतलब दोनों ऑप्शन आपके हैं, आप हाथ पे भी रख के इससे कर सकते हो और ट्राइपॉड पे भी फिट कर सकते हो, लेकिन सर्वेयर में तो आपको ट्राइपॉड चाहिए भाई। ठीक है? तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि भाई आप इसको हैंड एज अ हैंड इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हो, ट्राइपॉड पे भी फिट करके आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट देखो, द प्रिज्मेटिक कंपास इज जनरली स्मॉलर इन साइज देन द सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास के कंपैरिजन में इसका जो साइज होता है छोटा होता है।
द प्रिज्मेटिक कंपास कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर बॉक्स अबाउट 85 टू 100 mm डायामीटर। भाई 85 से 100 mm डायामीटर आपका यहाँ पर होता है, सर्कुलर बॉक्स जो इसके अंदर यूज होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो द मैग्नेटिक निडल यूज्ड इन प्रिज्मेटिक कंपास इज ब्रॉड इन शेप। क्लियर, कैसी होती है? ब्रॉड शेप की होती है, बड़े शेप की होती है। क्लियर, छोटी नहीं होगी। कैसी होगी? बड़े शेप की आप यहाँ पर निडल यूज करते हो। क्या करते हो? बड़े शेप की आपकी निडल होती है प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन एल्यूमिनियम रिंग ग्रेजुएटेड इन डिग्री एंड हाफ डिग्री इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द निडल। क्लियर, ये जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है ना, ये डायरेक्टली अटैच होती है आपकी किससे? निडल से। क्लियर, ग्रेजुएटेड जो एल्यूमिनियम रिंग आपकी है ना, ग्रेजुएटेड जिसको मार्किंग होगी वो डायरेक्टली आपकी किससे अटैच होगी? निडल से आपकी अटैच होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये आपके एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है। क्लियर, मतलब जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है ना उसमें एक दो बार पूछा जा चुका है कि डायरेक्टली आपकी अटैच होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अच्छा पॉइंट है क्योंकि क्लियर यहाँ पे ग्रेजुएशन ऑन द एल्यूमिनियम रिंग इंक्रीज क्लॉकवाइज फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री। डब्ल्यूसीबी सिस्टम को मेजर करता है। क्लियर, किसको करता है? डब्ल्यूसीबी सिस्टम को मेजर करता है। तो डब्ल्यूसीबी में आपकी जो मार्किंग होती है 0 से 360 ही होती है ना। क्लियर, with the zero of the graduation coinciding with the south end of the needle and 90 degree graduation is at the west और 180 degree graduation at the north and 270 degree graduation at the east। क्लियर, आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया तो यहाँ पे समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो बता रहा हूं ना, ये ग्रेजुएशन वाले आपको, ये क्या होता है कि ये आपके डायरेक्टली क्या होता है कि फिगर बना के चार ऑप्शन में चार फिगर बना देंगे चारों ऑप्शन में, और आपसे पूछेंगे इसका ग्रेजुएशन बताओ। और हम क्या करते हैं? हम गलती कर देते हैं क्योंकि हमें याद नहीं रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि भाई ग्रेजुएशन क्या होगा। ए नॉर्थ है, ए साउथ है, ए ईस्ट है और ये मान लो आपका वेस्ट है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन कैसा होगा? यहाँ पे देखो क्या बोला उसने कि भाई विथ जीरो ऑफ द ग्रेजुएशन कोइंसाइडिंग विद द साउथ एंड ऑफ द निडल। क्लियर, जो भी निडल होगा उसके साउथ एंड पर आपका क्या होगा? 0 होगा। 90 डिग्री ग्रेजुएशन एट द वेस्ट। क्लियर, 90 डिग्री का ग्रेजुएशन आपको कहां पे मिलेगा? वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा। 180 का ग्रेजुएशन आपको कहां मिलेगा? 180 का ग्रेजुएशन मिलेगा आपको नॉर्थ पे। नॉर्थ पे आपका ग्रेजुएशन कितना होगा? 180 का होगा। और 270 डिग्री का ग्रेजुएशन आपका कहां पे होगा? ईस्ट पर होगा। क्लियर, 270 डिग्री का ग्रेजुएशन आपका कहां पे होगा? ईस्ट पर होगा। क्लियर, तो ये चीज आपको याद रखना कि इस टाइप से आपका ग्रेजुएशन होता है। द प्रिज्मेटिक कंपास इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द होल सर्कल बियरिंग। क्लियर, हम इसलिए इसको यूज करते हैं, होल सर्कल बियरिंग को डिटरमाइन करने के लिए हम प्रिज्मेटिक कंपास का यूज करते हैं। क्लियर, ऑफ द लाइन द लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इज 30 मिनट। इस प्रिज्मेटिक कंपास के लीस्ट काउंट की अगर बात की जाए तो लीस्ट काउंट कितना होता है इसका? 30 मिनट होता है भाई। कितना होता है? 30 मिनट। और सर्वियर कंपास का कितना था? 15 मिनट था। ठीक है, because of the prism precisely reading can be taken, it may be used as a tripod or in hand because it is lightweight and portable। क्लियर, जो प्रिज्म आपका यहाँ पे क्या करता है भाई, जो वैल्यू को लेता है ना, तो प्रिसाइसली आपको टेकन है तो आप ट्राइपॉड पे भी यूज कर सकते हो, हैंड पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर, ये आपके प्रिज्मेटिक कंपास का फिगर है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लेना। क्लियर, ठीक है, इस टाइप का होता है। आप गूगल भी सर्च कर सकते हो, 3D में भी आप इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हो। क्लियर, तो ये आपका फिगर है, आपका प्रिज्मेटिक कंपास है। इसमें जो पॉइंटिंग मार्किंग है, पॉइंटिंग की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि कौन सा पॉइंट क्या बता रहा है। जैसे 1 पॉइंट बॉक्स बता रहा है, ब्रेकिंग पिन, लिफ्टिंग लीवर, पिवोट पॉइंट। क्लियर, तो ये चीज आपकी यहाँ पर हो गई है। चलो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। टेम्पररी एडजस्टमेंट हम कौन कौन से देते हैं प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर? क्लियर, यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर अगर मैं बात करूं तो भाई रीडिंग आप प्रिज्म से लोगे तो यहाँ पे टेम्पररी एडजस्टमेंट में एक नया एडजस्टमेंट आपका बढ़ जाता है। सेंटरिंग लेबलिंग तो आपने किया हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं अपन। यहाँ पे फोकसिंग आपका बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा?
फोकसिंग आपका बढ़ जाएगा। क्लियर? देखो सेंटरिंग का मतलब आपका वही है जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? सेंटरिंग आपका वही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सेट एग्जैक्टली ओवर द इंस्ट्रूमेंट पैग आपका क्या होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। क्लियर? और कैसे आप कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो बाय मूविंग द डन बाय मूविंग द लेग्स ऑफ ट्राइपॉड। ठीक है? और दूसरा तरीका हमारे पास क्या था कि हमारा जो प्लम बॉब है, हम प्लम बॉब की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। इसकी हेल्प से कर सकते हैं, प्लम बॉब की हेल्प से हम इसको भी कर सकते हैं। क्लियर? तो सेंटरिंग आपका वही है, लेबलिंग आपका वही है। क्लियर? लेबलिंग में भी कोई भी चेंजेस नहीं है, वैसे ही आपको करना है। बस फोकसिंग को आप देखो, ये आपने नया है। क्लियर? फोकसिंग का मतलब क्या होता है, the prism is moved up or down in its slide till the graduation on the aluminum ring are seen to be clear, sharp and in perfect focus। आपको प्रिज्म को अप डाउन करके स्लाइड करना है जब तक कि जो एल्यूमिनियम रिंग का ग्रेजुएशन है वो आपको क्लियर, शार्प और परफेक्ट फोकस में ना दिखाई दे। क्लियर? मतलब फोकसिंग आप किसकी हेल्प से करोगे, फोकसिंग आप प्रिज्म की हेल्प से करोगे। और कैसे, अप और डाउन आपको इसको स्लाइड कराना है। कैसे कराना है, अप डाउन आपको इसको स्लाइड कराना है और आपको आपकी जो रीडिंग है, ग्रेजुएशन है एल्यूमिनियम रिंग का, वो आपको क्लियर, शार्प एंड परफेक्ट फोकस में जब तक ना दिखाई दे। ठीक है? तो ये फोकसिंग हो गया। परमानेंट एडजस्टमेंट देखो आप प्रिज्मेटिक कंपास के, देखो द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास आर सिमिलर लाइक अ सर्वेयर कंपास बट दे आर मच सिंपलर, द फॉलोइंग डिफरेंसेस शुड बी नोटेड। क्लियर? इसके जो परमानेंट एडजस्टमेंट होते हैं वो कम सिंपलर होते हैं। क्लियर? लेकिन होते आपके सर्वेयर कंपास के जैसे ही है। जैसे सर्वेयर कंपास के अंदर जो आपने पढ़ा था, देखो यहाँ पे कि एडजस्टमेंट ऑफ लेवल्स आपको देखना है। यहाँ पे क्या देखना है, एडजस्टमेंट ऑफ लेवल्स आपको देखना है, एडजस्टमेंट ऑफ साइड बीम्स आपको देखना है, साइड बेंस आपको देखना है। आपको नेक्स्ट देखना है एडजस्टमेंट फॉर सेंसिटिविटी ऑफ द निडल, एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रेटनेस ऑफ द निडल, एडजस्टमेंट ऑफ पिवट पॉइंट जो आपका होता है। क्लियर? तो इसके भी आपके सेम ही रहने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखो इन्होंने बोला है कि सिंपलर है। कैसे सिंपलर है, adjustment of labels in a prismatic compass there are no label tube, hence there is no adjustment of labels। clear? prismatic compass के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट मतलब लेवल ट्यूब आपकी नहीं होती है, तो ये वाले एडजस्टमेंट की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? इस एडजस्टमेंट की आपको क्या नहीं है, इस एडजस्टमेंट की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ साइट बेंच, साइट बेंच इन अ प्रिज्मेटिक कंपास आर नॉट एडजस्टेबल। क्लियर? इसके अंदर जो साइट बेंच आपकी होती हैं वो एडजस्टेबल ही नहीं होती है, तो इसको भी आप एडजस्ट करके करोगे क्या? ठीक है? नेक्स्ट आप देखो एडजस्टमेंट ऑफ द निडल एंड पिवट, निडल इन अ प्रिज्मेटिक कंपास कैन नॉट बी स्ट्रेट। क्लियर? तो ये स्ट्रेटनिंग आपकी होती ही नहीं है इसके अंदर। क्लियर? ब्रॉड शेप तो आप यूज कर रहे थे इसके अंदर, तो कैसे होगी? ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है, इसलिए ये मैंने बोला था कि आप इसको नोट किया गया है कैसे सिंपलर है। तो ये तीन आपके जो एडजस्टमेंट हो रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहे इसके अंदर प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर। तो एज कंपेयर टू सर्वियर कंपास आपका ये क्या रहेगा, सिंपलर रहेगा। ठीक है? आया इतना समझ में? तो ये याद रखने हैं, जितने भी एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया ना ये सब आपको याद रखना है। ठीक है? चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे अपन बात करते हैं कि भाई प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में डिफरेंस क्या है। क्लियर? तो जो अभी अपन ने डिटेल में पॉइंट डिस्कस किए हैं ना वही आपको यहाँ पे अपन ने डिफरेंस में देख लिए हैं। जैसे प्रिज्मेटिक कंपास में क्या बोला, इन द प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्कल बीरिंग आर कैलकुलेटेड और इन द सर्वेयर कंपास क्वाड्रेंटल बीरिंग आर कैलकुलेटेड। क्लियर? द ग्रेजुएटेड रिंग is attached with the needle and does not rotate with rotating the box। अगर बॉक्स आपका रोटेट होता है तो ये रोटेट नहीं होगा, और ग्रेजुएटेड रिंग से ही आपकी निडल अटैच होती है। ग्रेजुएटेड रिंग फ्री टू फ्लोट अलोंग विद द ब्रॉड टाइप मैग्नेटिक निडल। क्लियर? जो रिंग होती है फ्री टाइप फ्लोट होती है, बट इसके अंदर क्या होता है, द ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच्ड विद द बॉक्स, ये बॉक्स के साथ ही अटैच होती है और निडल इसके ऊपर फ्री रोटेट होती है। क्लियर? एंड ग्रेजुएटेड रिंग
रोटेट विथ रोटेटिंग द बॉक्स, और ग्रेजुएटेड रिंग जो होती है आपकी बॉक्स के साथ आपकी रोटेट होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे, नेक्स्ट आपका क्या है, द ग्रेजुएशन ऑन द एल्यूमिनियम रिंग जो आपका होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज, डब्ल्यूसीबी को मेजर कर रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज होगा 0 to 360, और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, विद द जीरो ऑफ ग्रेजुएशन कोइंसाइड विद द साउथ एंड ऑफ द निडल 90 डिग्री ग्रेजुएशन, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक सर्कुलर फिगर बना के बताया हुआ है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे 90 डिग्री विद जीरो रिप्रेजेंट नॉर्थ, क्लियर, साउथ एंड 90 डिग्रीज रिप्रेजेंट ईस्ट एंड वेस्ट, क्लियर, एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द नॉर्थ डायरेक्शन ईस्ट इज रिटन एट द, वो सेम पॉइंट, मतलब मैंने क्या बोला अभी जो मैंने डिटेल में आपको इन दोनों के जो पॉइंट समझा है उन्हीं को समराइज करके इनके क्या बना दिए यहाँ पे डिफरेंस बना दिए, क्लियर। जैसे इसके अंदर जो निडल आपकी होती है वो ब्रॉड टाइप यूज होती है, इसके अंदर जो निडल आपकी होती है वो एज बार टाइप आपकी यूज होती, सॉरी एज बार टाइप आपकी निडल होती है, क्लियर। अगर इसमें मैं बात करूं तो द रीडिंग्स आर टेकन विद द हेल्प ऑफ अ प्रिज्म, क्लियर, इसके अंदर जो रीडिंग आपका होता है ना वो आप प्रिज्म की हेल्प से लेते हो, इसको आप डायरेक्टली लेते हैं, क्लियर, डायरेक्टली देख के आप रीडिंग ले लेते हो, ठीक है। बट एक चीज याद रखना है कि साइटिंग एंड रीडिंग बोथ कैन बी डन साइमल्टेनियसली, जो आपका ये प्रिज्मेटिक कंपास होता है इसके अंदर साइटिंग और रीडिंग दोनों आप एक साथ कर सकते हो, बट इसके अंदर एक ही टाइम में आप साइटिंग कर सकते हो, दूसरे टाइम में आप रीडिंग कर सकते हो, मतलब साइमल्टेनियसली रीडिंग और साइटिंग की प्रोसेस नहीं होगी, ये फायदा अपने को प्रिज्मेटिक कंपास में मिल जाता है। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट कैन बी हेल्ड इन हैंड आल्सो व्हाइल मेकिंग द ऑब्जर्वेशन, बट इसके लिए तो आपको ट्राइपॉड की जरूरत पड़ेगी, मतलब सर्वियर कंपास आप बिना ट्राइपॉड के यूज नहीं कर सकते हो, प्रिज्मेटिक कंपास को आप एज अ हैंड इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हो, क्लियर। तो ये हमारा टाइप ऑफ कंपास था, ठीक है, और हमने यहाँ पे डिफरेंस भी इसके देख लिए हैं, ठीक है। आया इतना समझ में, इतना समझ में आई थिंक आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपास सर्वेइंग आपका होता है वो ओवर होता है, कंप्लीट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट सर्वे है कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारा है, थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थेडोलाइट को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर आपका जो सेपरेटली व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इस कोर्स के रिगार्डिंग, आप उसके अंदर भी मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।